हाय नमस्ते ड्रीमर्स। आज तारीख है 26 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून की जिस्ट समझेंगे कि कार्टून पर किस पर बात की जाती है। ये हमारे बाबा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने बेसिकली किया क्या अभी राइट नाउ कि कोरोनिल नामक एक दवा का आविष्कार किया। उनका क्लेम यह है कि वो कोरोना वायरस को पूरी तरह से ठीक कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रॉपर जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं उन्होंने उसे फॉलो नहीं किया। क्योंकि किसी भी मेडिसिन को आपको लॉन्च करने के पहले करना क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होती है। अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो देन आप उसे आप लॉन्च कर सकते हो, आप उससे लोगों का अपना अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। बट इशू कुछ ऐसा हुआ कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से या कोई भी रीज़न हो, बट हुआ इन्होंने वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से जगह जगह पर क्या लग गया, बैन लग गया। अब कार्टून में क्या कहते हैं, भाई इन्होंने परमिशन तो नहीं ली है, लेकिन परमिशन नहीं लेने के बाद भी एक पर्सन है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब बहुत छोटा सा सिम्टम है, मीन ये इतना छोटा सा कोरोना वायरस दिखाने का मतलब ये है कि इनकी मेडिसिन की जो इफ़िशियंसी है अभी तक वो पूरी तरह से प्रूफ नहीं हुई है। और प्रूफ न होने की वजह से प्रॉब्लम कहाँ पर है कि इस पर्सन का जिसको कोरोना वायरस हो चुका है, ये इसकी लाइफ रिस्क में है, रिस्क में बहुत ज़्यादा है। अब हो सकता है कि ये बाबा रामदेव का अंदाज़ा सही निकले और ये कोरोना वायरस को हिट कर दे और कोरोना वायरस ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि इसकी इसकी जान चली जाए। तो जब तक पूरी तरह से सिक्योर नहीं हो, आपको परमिशन न मिल जाए, तब तक आपको मेडिसिन को लॉन्च नहीं करना चाहिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी पर्सन के लाइफ एंड डेथ का सवाल है। बट कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है। बट कार्टून में तो बस इसी पर बात की जा रही है कि इन्होंने बिना परमिशन के ये इसे लॉन्च किया हुआ है और एक पर्सन की लाइफ क्या है, ऑन द रिस्क है। अब हम अपने आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। पहला आर्टिकल हमारे पास, जो फर्स्ट वन हमारे पास पहला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो एक पॉलिटिकल लीडर के मीन 1972 के टाइम में, कि वो क्या थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे। अब उनके ऊपर क्लेम क्या किया जाता है, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्या है, उनके ऊपर इल्ज़ाम या आरोप क्या लगाया जाता है। आरोप ये है कि ये पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे थे, कि ट्रेड कर रहे थे जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके रिगार्डिंग, कि ये पाकिस्तान को सियाचिन का ग्लेशियर दे देना चाहते थे। इस प्रकार का आरोप लगाते हैं विरोधी दल, मतलब बीजेपी वाले। ये आरोप लगा रहे हैं कि उस टाइम के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, ये सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान को दे देना चाहते थे। अब उन्हीं का ये द हिंदू में आर्टिकल निकला है। अब वो बताना चाहते हैं कि ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, कह रहे हैं उसमें जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, कह रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, कह रहे हैं अपने फॉरेन इंटरेस्ट, कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे बगैर इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने सियाचिन ग्लेशियर को मीन देने का वादा कर दिया या देने की बात कही थी। कहते हैं मेरी किताब में जो फैक्ट्स लिखे गए हैं, कह रहे उसे बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और ये सही बात बिल्कुल भी नहीं है। अब राइटर यहाँ पे करेंगे क्या, कंपेयर करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया है तो बीजेपी के लीडर्स से स्टार्ट करेंगे। कहेंगे क्या आप, जब कारगिल वॉर हुआ था तो कारगिल वॉर के पहले बस सर्विस स्टार्ट हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था। तो क्या अब हम ये कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये पूरा पूरा कॉन्स्पिरेसी रची थी जो कारगिल वॉर हुआ था। फिर आगे यहीं पे ये रुकते नहीं है, कहते हैं कि श्रीनगर में 2003 में एक जो रोमांटिक स्पीच दी गई थी कि हम पूरे जम्मू कश्मीर को अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कह रहे उसके बाद भी, जिस प्रकार से अटैक हुआ था संसद में, कह रहे आपके स्पीच में और जो इस तरह के इंसिडेंट है, कह रहे उसमें कोई कोरिलेशन है नहीं, लेकिन कोरिलेशन आप बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हो, ठीक। फिर आगे कहते हैं कि पीएम मोदी की अगर बात कर लें, जो करंट मीन लीडर हैं, कह रहे 2015 में जाते हैं नवाज शरीफ से मिलने के लिए, उसी के बाद उरी उरी वाली घटना हो जाती है। तो अब अगर ये कहा जाए कि पीएम मोदी गए थे वहाँ पर पाकिस्तानियों से ट्रेड करने के लिए, कि हमारे सोल्जर को आओ और मार करके ले करके चले जाओ, ठीक। तो दीज काइंड ऑफ जो स्टफ होंगे, कह रहे ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। फिर आगे ये यहीं पर रुकते नहीं है, कहते क्या है यहाँ पर, कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पीएम मोदी या इनकी बात की जा रही है। कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है और जो फॉरेन पॉलिसी होती है, कह रहे हैं दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कह रहे हैं कि आज इंडिया क्या कर रहा है कि टूवर्ड्स यूएस से इंक्लाइन हो रहा है। अब अगर आप ये बोलोगे कि आज के, ये कहते हैं कि जो
वो होता है, पास्ट होता है, आप कभी भी उसे वर्तमान के प्रिज्म से आप देख नहीं सकते हो। अब इसे प्रूव करने के लिए कहते क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में हम यूएसएसआर से अलाइन हो चुके थे, मीन उसके फेवर में ज़्यादा थे। कह रहे इसका मतलब ये नहीं था कि हम अपनी ज़मीन उन्हें दे रहे थे या उनके साथ डिसएंगेजमेंट वगैरह का प्लान कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस समय का सिनारियो है कुछ और था। उस समय चाइना क्या कर रहा था, चाइना बहुत ही धीरे धीरे डेवलप कर रहा था। चाइना और यूएसए की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से हम यूएसएसआर के साथ अलाइन हो चुके थे, क्योंकि हमें अपने इंटरेस्ट को बचाना था। और अगर आज का सिनेरियो अगर देखा जाए तो यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। तो अब चाइना के बीच में और यूएसए के बीच में इस ट्रेड वॉर की वजह से इशू कहां पर आ गया कि इंडिया इंडिया इन बिटवीन पड़ रहा है, क्योंकि यूएसए चाइना को काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, इंडिया का सहारा ले रहा है। तो चाइना इसी बात को प्रूव करना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है। मैसेज क्या देना चाहता है, कहता है कि ये जो इंडिया है ना, कह रहे इंडिया हमारा काउंटरवेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से अब जब चाइना बहुत एग्रेसिवली हमारे ऊपर अटैक करेगा या डोमिनेशन दिखाने की कोशिश करेगा, तो हम करेंगे क्या, हम तो इंक्लाइन हो ही जाएंगे ना, किसकी तरफ, यूएसए की तरफ। कह रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है, कह रहे टाइम टू टाइम बदलती रहती है कि कब हमें यूएसएसआर के साथ जाना है, कब हमें यूएसए के साथ जाना है। कह रही है टाइम फ्रेम पर डिसाइड होता है। और कभी भी आप किसी भी सर्कमस्टांसेस को किसी दूसरे सर्कमस्टांसेस से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप वर्तमान को आप भूत से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि उस वक्त हम क्यों यूएसएसआर के साथ गए हुए थे और क्यों हम यूएसए के साथ नहीं गए हुए थे, राइट। कह रहे हैं कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखते हुए स्पीच देना चाहिए, हमें वक्तव्य देना चाहिए। और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं सियाचिन ग्लेशियर को मैं पाकिस्तान को डिलीवर कर दूं। तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। सेकेंड आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो रिगार्डिंग है कि चाइना क्यों इंडिया को ही टारगेट कर रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि चाइना इंडिया को ही क्यों टारगेट कर रहा है। अब देखिए स्टोरी शुरुआत करते हैं आर्टिकल में। कहते हैं कि चाइना हमेशा से ऐसा नहीं था। कह रहे हैं कि चाइना की अगर पॉलिसी देखें, कह रहे हैं चाइना में भी कम्युनिज्म है और रसिया में भी कम्युनिज्म है, लेकिन दोनों के राइज होने में कह रहे हैं बहुत डिफरेंस है। कह रहे हैं जब रसिया अपनी अपने खुद को एक्सपेंस कर रहा था, खुद की जो हेजिमोनी होती है वो पूरी दुनिया में फैला रहा था, तो उस वक्त वो चाहता क्या था कि जो भी कंट्री उसके प्रभाव में आए वहाँ पर कम्युनिज्म आ जाए, बस रसिया का काम वहीं पर ख़त्म हो जाता था। जैसे नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन वहाँ पर क्या ला दिया, वहाँ पर कम्युनिज्म है। ठीक, मतलब एक पर्टिकुलर लीडर है और वो लीडर रूल करता है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो रसिया उसे एनेक्स नहीं कर लिया करता था, बस उसकी कोशिश ये होती थी कि वहाँ पर कम्युनिज्म आ जाए। ठीक है, और रसिया कभी से भी अपनी पावर को हाइड करके नहीं चलता था। लेकिन चाइना ने क्या किया कि चाइना जब इमर्ज हो रहा था तो अपनी कैपेसिटी को, अपनी पावर को हाइड करके रखा हुआ था कि उसकी कैपेसिटी क्या है, और बहुत ही स्लोवली स्लोवली खुद को डेवलप कर रहा था। और आज के जो लीडर है वहाँ के जी जिनपिंग, कह रहे उनका ये मानना है कि चाइना का जो वो वाला फेज था कि अपनी पावर को छिपा करके रखो और धीरे धीरे खुद को डेवलप करो, कह रहे हैं ये चाइना इसमें ये मान के चल रहा है कि उसका वो वक्त आ चुका है कि वो सुप्रीम हो चुका, उसका वो डेस्टिनेशन आ गया कि अब वो किसी के ऊपर क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। तो अभी उसने अपने पावर्स को रिवील करना स्टार्ट किया। ठीक, पहले की पॉलिसी क्या थी कि अपनी पावर को, अपनी कैपेसिटी को आप छिपा करके रखो, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसो और खुद को केवल ग्रोथ, खुद का ग्रोथ देखो, केवल खुद को डेवलप करो। तो इसकी वजह से बिल्कुल यूएसए के सुर मिला करके चलता चलता चला आ रहा था। जब चाइना खुद को डेवलप कर लिया, उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि इवन इंडिया जैसी कंट्री जिसके साथ ट्रेड डिफिसिट अप्रॉक्सीमेटली $65 बिलियन का है, अब इंडिया कहता है कि अब मैं चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन चाइना का जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है इन इंडिया वो केवल 3% है, और इंडिया जो इंपोर्ट करता है चाइना से वो 14% है। इसका मतलब ये हुआ कि
चाइना जितना भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, कह रहे उसके टोटल एक्सपोर्ट का केवल 3% है। लेकिन इंडिया जो भी इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया से, कह रहे उसका 14% वो चाइना से इंपोर्ट करता है। तो कहते हैं अगर इंडिया ये सोचता है कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट दे देगा चाइना को, कह रहे हैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना ने बहुत स्टेटली तरीके से, बहुत ही स्लोवली, बहुत ही टाइम गेन करके अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव किया है और खुद को एक सुपर पावर के रूप में डेवलप किया है। ठीक है, अब देखिए, ये तो केस हो गया कि आखिर आखिर चाइना और यूएसए के बीच बीच का जो रिलेशन है, कह रहे टाइम के साथ क्यों अभी खराब हुआ। जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी चाइना को लगता क्या है कि उसका वो टाइम आ गया है कि अब वो अपनी पावर को दिखाए। लेकिन अभी यूएसए के साथ चूंकि उसका कॉन्फ्लिक्ट है, तो यूएसए क्या करना चाह रहा है, यूएसए घेरना चाह रहा है। किसको घेरना चाह रहा है? चाइना को घेरना चाह रहा है। लेकिन इंडिया की पॉलिसी अगर आप देखोगे, तो इससे पहले भी साउथ साउथ चाइना सी में, हांगकांग में, ताइवान में वेरियस इश्यूज थे जो कि चाइना के अगेंस्ट में थे, लेकिन इंडिया ने कभी भी चाइना का विरोध नहीं किया। जब हांगकांग का इशू आता था, तो भी बहुत ही न्यूट्रल तरीके से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो रिस्पॉन्स क्या करती थी। ताइवान खुद को अलग बताने की कोशिश करता है। सिनारियो सेम है कि चाइना ने किया क्या है कि ताइवान पर भी वो अपना अधिकार जताता है, हांगकांग पर अपना अधिकार जताता है। मतलब वो इंडिपेंडेंट है और उन्हें वो अपना गुलाम बना चाहता है, मीन उस टेरिटरी को एनेक्स करना चाहता है। लेकिन इंडिया ने कभी विरोध नहीं किया इनमें से किसी भी इंसिडेंट का। इवन साउथ चाइना सी में भी जब जब चाइना अपना क्लेम कर रहा था, तो भी इंडिया शांत था। लेकिन जैसे ही यूएसए इंडिया को एक टूल के रूप में प्रेजेंट करने लगता है, दिखाने लगता है कि ये काउंटर वेट है, मीन चाइना को अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो इंडिया है। तो अब राइट नाउ चाइना ये मैसेज देना चाहता है पूरे वेस्टर्न, पूरे यूरोपियन कंट्रीज को कि आप इंडिया के थ्रू आप मुझे काउंटर नहीं कर सकते हो। इसकी वजह से वो सबसे पहले इंडिया को ही पकड़ा। बोला कि अगर इंडिया के अगेंस्ट में अगर हम एग्रेशन दिखाते हैं और इंडिया को अगर हम डोमिनेट कर लेते हैं, तो कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो माइंड सेट है ना, कि हम इंडिया के बाय करेंगे किसको, कि चाइना को कर्टेल कर लेंगे या चाइना को लॉक कर लेंगे। कह रहे हैं पहले इस मिथ को उसे तोड़ना है। इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एग्रेशन अपना दिखा रहा है। अब कहते हैं, अब राइटर आगे बात करते हैं, कहते हैं क्या वो समय आ गया है क्या जो चाइना सोच रहा है कि अब उसे अपनी पावर को रिवील करना चाहिए? क्या वो समय आ गया है क्या? कह रहे बिल्कुल। कह रहे कि जो चाइना के लीडरशिप है, कह रहे उनका ये मानना है कि ये इस समय वो टर्निंग पॉइंट है जहां जहां पर होगा क्या कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, कह रहे हैं वो रीओरिएंट होने की कोशिश कर रहा है। जिस वक्त रसिया कोल्ड वॉर के टाइम में क्या कर रहा था, वर्ल्ड ऑर्डर को रीओरिएंट कर रहा था। इस समय चाइना क्या चाहता है, चाइना भी वर्ल्ड ऑर्डर को रीओरिएंट करना चाहता है, क्योंकि इस समय क्या है, दो ही सुपर पावर हैं। ठीक, एक तो यूएसए है और एक रसिया है। तो कह रहे यूएसए और रसिया के अलावा कह रहे वो अपनी सुप्रीमेसी को दिखाना चाहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो जो सारे क्रियाक्रम है ना, वो सारे काम स्टार्ट कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, लोगों को डेप्ट में डाल रहा है, लोगों को अपने डेप्ट ट्रैप में फंसा रहा है और लोगों की ज़मीन को हड़प ले रहा है। ठीक है, और वेरियस सिनारियोज कुछ ऐसे हैं कि अगर आप यूएसए को देखोगे, तो यूएसए इस वर्ष क्या करे, इलेक्शन वाले ईयर में है, तो बहुत ही ज़्यादा वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पर ध्यान दे नहीं पा रहे, वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में ध्यान दे रहे हैं। आप पूरा अगर आप यूरोप देखोगे, जो कि सबसे वेल्थीएस्ट कंट्री है, तो इस समय वो पैंडेमिक के सिचुएशन में कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो वो अपने आप में परेशान है। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को टूवर्ड्स चाइना वो कर्टेल नहीं कर सकते हैं। और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कह रहे हैं कि वो उनके अंदर उतनी इफिशिएंसी नहीं है कि वो चाइना को कंट्रोल कर सकें या चाइना का विरोध कर सकें, क्योंकि वो कंट्री बहुत ही छोटी है। क्योंकि जो वेल्थीस्ट स्टेट्स हैं वो या तो यूरोप में है या तो अमेरिका में। तो अमेरिका इस वक्त इलेक्शन वाली ईयर में है, तो इसकी वजह से चाइना के अगेंस्ट में उतनी ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस वो नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, और जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, कह रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इतनी छोटी हैं, वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, तो इसलिए उसका विरोध नहीं कर सकती हैं। तो चाइना को लगता है कि उसका वो वक्त आ गया है कि वो अपनी पावर को दिखाए और पावर को दिखा करके अपनी हेजमोनी को लोगों के ऊपर इम्पोज करे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो कर क्या रहा है, इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एग्रेशन दिखा रहा है। ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है, तमिलनाडु में एक टिम्बर ट्रेडर था। टिम्बर ट्रेडर को लॉकडाउन के पीरियड में होता है ना कि इतने बजे से इतने बजे तक आप दुकान को खोल सकते हो, तो वो दुकान को उसके अलावा भी खोल दिया था। तो आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत उसके ऊपर केस चलना चाहिए था।
लेकिन उन दोनों की मौत हो जाती है, कस्टडी में मौत हो जाती है। और मद्रास हाई कोर्ट ने सेल्फ कॉग्निजेंस लेते हुए कह रहे इस पर टीका टिप्पणी की है। ठीक है, अब वो पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है सेक्शन 188 के तहत, तो इसकी मतलब स्टैंडर्ड क्या है कि उसमें कि उसका केस क्या है, वो कितने टाइम में केस को रिजॉल्व कर लेते हैं, या वार्निंग देके छोड़ देते हैं, या पेनाल्टी देते हैं, या उसको किस प्रकार की सज़ा मिलती है। तो उस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। अब राइटर के अकॉर्डिंग कह रहा है ये तो काफ़ी लेट हो गया, जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक आप चीज़ों को मॉनिटर नहीं करोगे। कह रहे ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो ये उसी के रिगार्डिंग पूरा पूरा आर्टिकल है। नेक्स्ट वन जो आर्टिकल है ये वाला जो जो नीचे मेंशन है, इसमें जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट है अब वो धीरे धीरे जो बंद हो चुके थे अब वो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। अब उसे में वेरियस स्पोर्ट्स को में डिफाइन करते हुए कह रहे हैं कि ये कब कब खुलेगा, यूएसए में कब खुलेगा, ऑस्ट्रेलिया में कब खुलेगा, इंडिया में कब टूर्नामेंट्स होंगे, ये उसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, उतना रेलिवेंट है नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा थोड़ा सा रेलिवेंट आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ड्रग एब्यूज़ है ना, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर पड़ता है, देखिए अफगानिस्तान वाला रीज़न हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान वाला रीज़न है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो एक बड़ी इकोनॉमी है, कह रहे हैं वो इसी प्रकार के ओपीएम को वो क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से उनकी पूरी इकोनॉमी चलती है। क्योंकि उनके पास कुछ और है नहीं, उनके पास पेट्रोल है नहीं, वो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड हैं, तो उनका ट्रेड अच्छा नहीं है, और वहाँ पर क्या है कि इनबैलेंसेस चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर एक गवर्नमेंट तो रन करती नहीं है, तो वहाँ की इकोनॉमी चलेगी कैसे। वहाँ पे ड्रग्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं और उसी पर अब राइटर यहाँ पे कुछ डेटा देते हैं, रेलिवेंट भी है, एग्ज़ाम में हम लोग कोट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में 35 मिलियन लोग ऐसे हैं कि जो ड्रग से सफ़र कर रहे हैं, ड्रग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ड्रग से सफ़र कर रहे हैं 35 मिलियन। अगर एक जनरल सेंस में देखा जाए तो एक ड्रग जो सफ़र करने वाला पर्सन होता है, जो उसे सफ़र कर रहा होता है, कह रहे हैं आउट ऑफ 8 पर अगर हम देखा जाए तो केवल 1% को ट्रीटमेंट मिल पाता है। ठीक, और हर इसमें से भी अगर हम जेंडर इनइक्वलिटीज़ को देखा जाए तो इसमें से हर तीसरी महिला ड्रग एडिक्ट है। जैसा जितने लोग ड्रग से एडिक्ट हैं, कह रहे उसमें से हर तीसरी महिला ड्रग एडिक्ट है, लेकिन हर 5 में से केवल 1 महिला को इसका ट्रीटमेंट मिल पाता है। मतलब अगर टोटल सिनेरियो देखें तो आउट ऑफ 8 1% को ट्रीटमेंट मिल जा रहा है, लेकिन हर तीसरी महिला में से मतलब हर तीसरी महिला क्या है कि ड्रग एडिक्ट है, लेकिन हर 5 में से केवल 1 महिला को इसका ट्रीटमेंट मिल पाता है। तो मतलब ये एक मेजर इशू है कि जिसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कह रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता। और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका विरोधाभास कुछ इस प्रकार से है कि 80 मिलियन की पॉपुलेशन ऐसी है, कह रहे हैं एक तरफ तो इसका व्यापार इतना भयंकर तरीके से चल रहा है, और एक मतलब किस ईयर की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट है, जो मैंने अभी आपको डेटा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में 80 मिलियन की पॉपुलेशन ऐसी है जिसे प्रॉपर तरीके से जो इसेंशियल मेडिसिन होती है, जो इसेंशियल ड्रग होते हैं, कह रहे हैं कि वो सप्लाई नहीं हो पाती है, वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार के ड्रग्स होते हैं, जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं, जो रिच क्लास के पर्सनस होते हैं, जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतना ज़्यादा लग्जरियस ड्रग को कंज्यूम करते हैं, और फिर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी को और वेस्टर्न कोस्ट को इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं। कहते हैं कि कहते हैं सप्लाई होती है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, ईरान से, और जो कंज्यूमर हैं कह रहे हैं कि जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, क्योंकि वो क्या है कि काफ़ी रिच स्टेट हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं, मीन जो आज का यूथ है, कह रहे हैं वो ड्रग को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। राइटर यहाँ पर एक और बात बोलते हैं कि जो बड़े बड़े 5 स्टार के होटल्स हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं, कह रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार के ड्रग्स एक लग्जरी पार्टी के रूप में सप्लाई किया जाता है। तो इसकी वजह से एक जो इंडिया का जो यूथ है, कह रहे हैं वो इसमें फंसता चला जा रहा है, और इसमें एक प्रॉपर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, और प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है। इस आर्टिकल में इसी पर बात की जाती है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आपको डेटा पता होना चाहिए कि जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो जो सोशल इश्यूज़ हो, जब आप उसमें मेंशन कर रहे हो, तो आप इस प्रकार का ये लिखते हुए कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 में ये इतनी बातें की गई हैं, आप वहाँ पर इनपुट डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स वहाँ से फेच हो जाएंगे। द हिंदू में जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे, सारे आर्टिकल को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।